गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यह पीजी सेमेस्टर 3 का जिनका जिनका हिस्ट्री इलेक्टिव पेपर 9 है उसका एक टॉपिक है उग्रवादी चरण 1905 से 1918। इससे पहले हम सिलेबस आप लोग को दे दिए हैं ताकि आप लोग अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकें। और यह एक नोट्स की तरह है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए होगा तो हमको कमेंट कर दें, हम टेलीग्राम से फिर वो PDF अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले उग्रवाद कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का भिक्षा याचन की नीति, मतलब उग्रवादी दल का उदय हुआ कैसे। नीति से असंतुष्ट एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे हम उग्रवादी गर्मपंथी दल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उदारवादी के बारे में जान लेते हैं कि उनका काम क्या था। जो उदारवादी नेता थे उनमें थे पंडित मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो उनका मानना था कि हमें राष्ट्रवाद की जो प्राप्ति होगी या फिर राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद की प्राप्ति या राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग प्रार्थना पत्र या याचनाओं के माध्यम से उदारवादी के जो नेता थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। इनका कहना था कि हम लोग अगर प्रार्थना पत्र, याचिका या फिर अहिंसक विरोधी आंदोलन जिसमें हिंसा नहीं करना होता है, प्रदर्शन, जनसभा आदि द्वारा हम राष्ट्र की स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकते हैं। ये था उदारवादियों की नीति, जिसमें हो तो उग्रवादी थे उनको ये सब भिक्षा लग रही थी कि वो भिक्षा याचना कर रहे थे, जिसे हम उग्रवादी या गर्मपंथी दल के नाम जानते हैं। उग्रवादी या नरमपंथी दल के नेताओं को हम लोग पहले प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के नेताओं के नाम से जानते हैं। और गर्मपंथी जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, उसमें थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। इनको बाल, लाल और पाल के नाम से जाना जाता है। बा से बाल गंगाधर तिलक, ला से लाला लाजपत राय और पा से बिपिन चंद्र पाल। यहाँ पर तिलक का एक स्टेटमेंट है कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उनका कहना था कि हम लोग अपने आप से आत्मनिर्भर होकर राष्ट्रीय आंदोलन या फिर भारत को स्वतंत्र बना सकते हैं, ना कि किसी से भिक्षा मांगकर। उग्रवादियों के द्वारा कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया गया। उग्रवाद दल से जो थे उनका कहना था जो कांग्रेस है वह अंग्रेजों से भिक्षा मांगती है या फिर वो प्रार्थना करती है, याचना करती है, जनसभा करती है, उससे कुछ होने वाला है नहीं। और ये सभी कार्यों से जो उनकी योजनाएं थी उदारवादियों का, जन लोग भी, मतलब जो उस समय कांग्रेस को देख रही थी वहाँ के लोग, तो उन लोगों को भी लगा कि नहीं, ये जो उदारवादी लोग थे उनसे कुछ होने वाला है नहीं, उनकी जो नीतियाँ हैं उनकी नीति कोई काम की नहीं है। अगर हम लोग इसी तरह प्रार्थना और याचना करते रहें तो हम लोग को आज़ादी नहीं मिलेगी। और इनको बोला जाता था प्रारंभिक नेताएं, उदारवादी दल को। फिर प्रारंभिक नेताओं ने प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा उच्च प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण करने की मांग की। जो उदारवादी थे जिनको प्रारंभिक नेता कहते थे, उनका काम था कि जैसे कि ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश के जो बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर रहते थे, तो उनका जो
चुनाव होता था वो ब्रिटिश के अंदर ही होता था, कि वहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही रहें, ना कि कोई भारतीय रहें। तो जो ऊंचा ऊंचा पद होता था, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस, तो वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन का जो पद होता था उसमें सिर्फ अंग्रेज लोग रहते थे, भारतीय लोग नहीं रहते थे। तो उनका उदारवादियों का यही कहना था कि उन ऊंचे पदों पर भारतीयों को भी रखा जाए। तो उन्होंने भारतीयकरण करने की मांग की। और दूसरा था कि उन्होंने एजुकेशन पर ध्यान दिया कि भारतीय शिक्षित होंगे तो वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे कि उनका क्या अधिकार है, अंग्रेज उनका क्या हनन कर रही है, उनका शोषण हो रहा है, तो उनको वो मालूम चलेगा। स्वास्थ्य, भारतीयों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। उद्योग एवं कृषि के विकास तथा विदेश में बसने वाले भारतीय मजदूरों की स्थिति में सुधार की मांग की गई। तो ये सब था उदारवादियों का काम, कि उन्होंने शिक्षा में योगदान दिया, स्वास्थ्य में योगदान दिया, उनका कृषि में भी, कृषि के विकास में। और जो भारतीय विदेशों में रहते थे और वो मजदूरी का काम करते थे, वो मजदूर थे, उनकी स्थिति को सुधारने की वो लोग मांग की। तो उदारवादी नेताओं का सबसे प्रमुख कार्य साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन करना था। उनका जो उदारवादी थे, उनका महत्वपूर्ण काम ये था कि जो ब्रिटिश थे वो भारत से अधिक धन लेकर वो अपना इंग्लैंड भेज रहे थे। तो उन्हीं को वो सामने लाना कि भारत का अधिक से अधिक धन बाहर जा रहा है। इन आर्थिक शोषण के 3 रूप थे, यानी व्यापार, किस प्रकार से भारत से ब्रिटिश धन बाहर भेज रहे थे, तो व्यापार के जरिए भेज रहे थे, वो व्यापार कर रहे थे। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खोली गई भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, फिर उद्योग लगाया गया तथा भारतीय जनता को यह बताया गया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मूल उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन बनाना है। और भारतीयों को यह बताया गया कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, वह ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन बनाना है, कि उस पर ब्रिटिश का राज होगा। यहाँ तक कि भारत में भी बहुत कोई लघु उद्योग उस समय थे, और ब्रिटिश आकर ही यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बहुत सारे व्यापारी कोठी या फिर फैक्ट्रियाँ खोली गई। और उनका एक मुख्य ही काम था कि यहाँ से अधिक धन कमाना और उसको फिर अपने देश भेज देना। यहाँ पर आप देखेंगे कि उग्रवाद दल या फिर गर्मपंथी दल के उदय, मतलब उनके सामने आने का क्या क्या कारण था। तो पहला कारण था कि उदारवादी आंदोलन की असफलता। जो उदारवादी लोग थे वो अपने आंदोलन में असफल हुए। उनका जो नीति थी अनुनय विनय की या फिर प्रार्थना की, याचना की, वो सारी नीतियाँ कोई काम नहीं की। तो उनका एक असफलता का कारण था नेताओं की आवेदन निवेदन नीति की असफलता। देश की जनता तथा खुद को कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया गया, कि देश की जनता के बीच में उनको लगने लगा कि नहीं, ये उदारवादियों की जो नीतियां हैं वो कोई काम की नहीं है। तो असंतोष उनके बीच हुआ। उदारवादी नेताओं की भिक्षा याचना की नीति की असफलता ने असंतोष को जन्म दिया। उनका जो भी काम था कि हम अंग्रेज़ों से पूरा संवैधानिक तरीके से करेंगे, किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करेंगे, तो वो एक तरह से उनकी नीतियाँ काम नहीं की, एक तरह से असंतोष उत्पन्न हुआ। लाला लाजपत राय ने कहा कि 20 वर्षों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप उन्हें रोटी के स्थान पर पत्थर मिला। ये स्टेटमेंट है लाला लाजपत राय। उनका कहना था कि वो 20 साल जो अंग्रेज़ों को सपोर्ट किए, उनका संवैधानिक तरीके से राष्ट्र के स्वतंत्रता की मांग की, प्रार्थना किया, याचिका किया या फिर सभाएं की, तो वो सब का परिणाम उनको ये मिला कि रोटी के स्थान पर उनको पत्थर मिले। ये एक स्टेटमेंट की तरह है। अगर आप एग्ज़ाम में लिखिएगा तो इसमें मार्क्स अधिक होता है। ये एग्जामिनर का नज़र जाता है कि हाँ बच्चा कुछ पढ़ा है, तो फिर मार्क्स अच्छा मिलेगा। दूसरा था राजनीतिक निराशा। 1892 से 1905 के मध्य कुछ राजनीतिक घटनाएं, जैसे कि 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट से निराशा मिली। 1897 में
तिलक को 18 महीने का कारावास कहाँ पर भेजा गया था? बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में भेजा गया था 18 महीने का कारावास में, जिनमें उन्होंने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया था उन्होंने। अब उनकी एक पत्रिका थी केसरी, जो मराठी में आती थी। तीसरा था आत्मसम्मान एवं आत्म बलिदान का प्रसार। दयानंद सरस्वती तथा अरविंद घोष तथा तिलक ने उन्होंने लोगों के बीच में आत्मसम्मान और आत्म बलिदान का प्रचार प्रसार किया। राष्ट्रवादियों ने भारतीयों के आत्मसम्मान और आत्म बलिदान हेतु प्रेरित किया। इनमें संघर्ष की प्रवृत्ति का विकास हुआ कि उनका पहले वो प्रार्थना और याचना करते थे तो उनको कुछ मतलब ही नहीं था वो स्वतंत्रता से, लेकिन बाद में जो स्वामी विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती, उन्होंने उनको सिखाया कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर आप देश के लिए आत्म बलिदान करना इम्पॉर्टेंट है। तो उससे वो प्रेरित होकर संघर्ष की प्रवृत्ति उनके अंदर आई। विवेकानंद ने लिखा कि भारत एकमात्र आशा उसकी जनता है। मतलब ये विवेकानंद का स्टेटमेंट है कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। ऊंचे वर्ग शारीरिक व नैतिक दृष्टि से मृत्यु पाए हैं। जो ऊंचे वर्ग थे, जो जमींदार थे, वो तो अंग्रेजों को एक तरह से गुलाम थे। जो अंग्रेज बोलते थे उनका वही काम था, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी। तो वही विवेकानंद का स्टेटमेंट है कि भारत की जो आशा की जा सकती है तो एकमात्र वहाँ उसकी जनता से ही आशा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कमजोरी पाप है, मृत्यु है। भगवान राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा? भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा? स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा कि जो कमजोरी है वो पाप है, मृत्यु है, और भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। उसी प्रकार अरविंद घोष का एक स्टेटमेंट आता है कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। मतलब भारत का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, जिसकी प्राप्ति हेतु आत्म बलिदान आवश्यक है। बिना आत्म बलिदान के, किसी भी प्रकार का बलिदान से हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आत्म बलिदान आवश्यक है, ताकि हिंसक तरीके से, चाहे किसी भी प्रकार से, हमको स्वतंत्रता की प्राप्ति हो, ना कि याचना या प्रार्थना या फिर संवैधानिक तरीके से, जो उदारवादियों का काम था। उग्रवादियों का काम था कि आप किसी भी प्रकार के, किसी भी तरीके से आपको स्वतंत्रता की प्राप्ति होनी चाहिए, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। चौथा कारण था उग्रवादियों के उदय का अकाल व प्लेग का प्रकोप। यहाँ पर प्लेग होगा 1894 से 1898 में दौरान अकाल और उसके उपजे प्लेग को दूर करने हेतु सरकारी अधिकारियों ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। उस समय अंग्रेजों के कारण भारत में बहुत सारे अकाल की स्थिति आ गई थी। लोगों को खाने तक के कुछ अनाज नहीं था। तो उसके बाद फिर इससे भी और भयानक समस्या है कि वहाँ पर प्लेग फैल गया था। अब प्लेग आपको चूहों के कारण होता है। प्रतिक्रिया स्वरूप दामोदर हरि चापेकर ने पूना में प्लेग कमिश्नर रेंड और एक लेफ्टिनेंट कमिश्नर एमर्स्ट की हत्या कर दी थी, और ये दोनों बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे। और ये जो हत्या किया था पूना में, चापेकर बंधु बोलते, जिनको दामोदर या बालकृष्ण चापेकर, उन्होंने प्लेग में जो अंग्रेजों की जो जातियाँ होती, अंग्रेजों के द्वारा जो प्लेग में जो व्यक्ति थे उन पर अत्याचार किए गए थे, उसके प्रति उन्होंने, जो अधिकारी थे लेफ्टिनेंट एमरहस्ट और कमिश्नर रेड, उनकी हत्या कर दिया था वो लोग 1897 में। और ये दोनों जो व्यक्ति थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, वो बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे। भारतीय जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ और उदारवादी नीतियों के सिद्धांत का विरोध किया जाने लगा। अब उनको लगने लगा जो उदारवादी नेता जो कार्य करते थे, उनकी नीति थी वो बहुत ही गलत थी, और जनता में भी एक तरह से आक्रोश उत्पन्न हुआ और उनके सिद्धांतों का उन लोग विरोध किए। पांचवा कारण था
अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रहार। 1896 में इथोपिया ने इटली को हराया और 1899 में बीयर युद्ध में डचों ने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया। 1905 में एक छोटे से एशियाई देश जापान ने एक विशाल यूरोपीय देश रूस को पराजित किया। इन घटनाओं से भारतीयों में उत्साह का संचार हुआ तथा उनमें संघर्ष एवं राष्ट्रीयता की भावना जागी। और उसके बाद था कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। कर्जन ने जन विरोध कदम उठाए और जिनमें भारतीयों की भावनाओं की आहत हुई। लॉर्ड कर्जन जो था वो बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिससे कि भारतीयों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको फिर उनकी भावनाओं को आहत किया गया। एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कलकत्ता नगर निगम भारतीय सदस्यों की संख्या घटा दी गई। जो कलकत्ता के जो नगर निगम थे उसमें अंग्रेजों की संख्या ज़्यादा कर दी गई और भारतीयों की जो संख्या थी वो कम कर दी गई। 1903 में अकाल के पश्चात दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के से प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। अब जो प्रेस पहले छपते था किताब, तो उसको भी सीमित कर दिया गया कि अब जो भी छपेगा वो अंग्रेज़ों की देखरेख में छपेगा। भारतीयों का कुछ भी उधर नहीं छापा जा सकता, जिससे कि वहाँ के लोगों के बीच अहिंसा या फिर उनके बारे में पता चल सके, अंग्रेज़ों की नीतियों के बारे में। 1904 में ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट से कलकत्ता में विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया गया। यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है कि कलकत्ता में यूनिवर्सिटी पर सरकारी नियंत्रण कब स्थापित किया गया, तो 1904 में। 1905 में बंगाल को विभाजित कर दिया गया और इन समस्त कार्यों में विरोध स्वरूप उग्र राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, और यह विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था 7 अगस्त 1905 में। उसके बाद इसकी घोषणा हुई थी। ये इस टाइम 7 अगस्त 1905 को घोषणा हुआ था और जो पूरा इसका जो प्रभाव में लाया गया था वो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया गया और बहुत सारे जन आंदोलन हुआ। वंदे मातरम का नारा लगाया गया स्वदेशी आंदोलन में। बंगाल एक है, बहुत सारे बंगाल के मतलब लोगों ने पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को जो अलग किया था, एक दूसरे को राखी बांधकर एकता को प्रदर्शित किया गया था। तो ये सारा पॉइंट था उग्रवादी दल के उदय का। इतना पॉइंट इनफ है एग्ज़ाम के लिए। किन्हीं को भी नोट्स चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट में बोलेंगे, मैं टेलीग्राम से उपलब्ध करा दूँगी। अगर नहीं भी चाहिए होगा तो कोई बात नहीं। और यह है विचारधारा एवं कार्य पद्धति। उग्रवादियों का विचार क्या था, कि वो क्या सोचते थे, किस प्रकार के विचार था उनके मन में। भारतीयों को मुक्ति स्वयं अपने प्रयासों से प्राप्त करनी होगी। उनका मानना था कि जो भारतीयों को जो स्वतंत्रता है वो उनके प्रयास से ही प्राप्त हो सकता है। इसके लिए बड़े बलिदान की आवश्यकता है। कोई बड़ा बलिदान, बिना बलिदान का स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं होगी। उग्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश न्यायप्रियता के सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। उग्रवादियों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा ली तथा भारत की ऐतिहासिक विरासत गौरवान्वित किया गया। यह अंग्रेजों का राजनीतिक मार्गदर्शक एवं प्रगतिशील विचारों के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो ब्रिटिश के जो अधिकारी थे, उनकी जो न्याय करने की जो आदत, न्यायप्रियता या फिर वो जो न्याय करते थे उनके प्रति उनको विश्वास नहीं था। अगर भारत को स्वतंत्रता चाहिए तो कोई बड़े बलिदान की आवश्यकता है, उसमें खुद भारतीयों को कूदना पड़ेगा। उग्रवादियों ने प्रार्थना, प्रतिवेदन, सत्समरण की राजनीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि ये जो सारे उदारवादियों की नीति है वो एक तरह से राजनीतिक भिक्षावृत्ति है। वो भीख मांग रहे हैं अंग्रेजों से कि हमको आज़ादी दे दो, प्रार्थना कर रहे हैं उनसे। तो ये सब उग्रवादियों के काम नहीं था। उन्होंने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया। जितने भी वस्तु भारत के विदेश से बनकर आते थे या फिर विदेशों में बनाए जाते थे, उसका बहिष्कार किया कि हमको वो सारे वस्तु का यूज नहीं करना है, हमें पूरी तरह से भारतीय वस्तु का यूज करना है। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, जैसे कि गांधी जी उस टाइम सबने अवज्ञा आंदोलन में चरखा चलाना, निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे
तरीकों को अपने लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु माध्यम बनाया। इन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज्य है। हमें पूरी तरह स्वतंत्रता चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का अर्थ होता है कि भारत है और उस पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य होगा वो सारे ब्रिटिश करेंगे, और बाकी भारत एक तरह से उसका जो मुख्य राजा या क्वीन जो भी होगी वो ब्रिटिश होंगे, और बाकी भारतीयों अपना मतलब कार्य करेंगे। जहां उदारवादियों ने नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन चाहते थे, वहीं इनका मानना जहां उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत वो लोग चाहते थे कि नहीं, उदारवादियों कि नहीं, यहाँ पर जो ब्रिटिश का ही शासन रहे उसके तहत ही ब्रिटिश की देख रेख में ही भारत रहेगा और भारत की स्वतंत्रता मिलेगी। मतलब एक तरह से स्वतंत्रता मिलेगी कि वो ब्रिटिश की देख रेख में रहेंगे और तो भारत स्वतंत्र रहेगा। वही इनका मानना था कि ब्रिटिश शासन का अंत करके हम स्वराज या स्वशासन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उग्रवादियों का मानना था कि पूरी तरह से ब्रिटिश शासन को अंत कर दो, तभी हमें स्वराज और स्वशासन की प्राप्ति होगी। बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार मुझे स्वराज उपहार में दे तो मैं उसे धन्यवाद देता हूँ, देते हुए कहूँगा उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकते जिसका प्राप्ति करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। ये रहा स्टेटमेंट बिपिन चंद्र पाल का। उन्होंने कहा था कि अगर हमको फ्री में स्वराज उपहार में दे दे, गिफ्ट में दे दे, तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि उस जो चीज़ पाने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है खुद से, वो चीज़ मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इनका साफ साफ बोलना था कि अगर हमको स्वराज चाहिए तो हम खुद छीन कर लेंगे, ना कि भीख में। सीमाओं उग्रवादी नेता भी मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, अतः वह कोई वास्तविक जन आंदोलन लाने में असफल रहे। उग्रवादी ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया जिसमें असंप्रदायिकता का प्रसार हुआ। जैसे कि पहले ही बोले कि बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव को मतलब लाया और उससे उनके धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया गया। धर्म के तहत वो स्वराज की प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए थे। उग्रवादियों ने उदारवादियों के मध्य वैचारिक संघर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ। अब इन दोनों में लड़ाई हो गया, उग्रवादी और उदारवादियों में। उसके बीच में क्या हो गया कि राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ गया। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब ये लोग दोनों के बीच में इतना मतलब संघर्ष हुआ, इतना मनमुटाव हो गया कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन था वहाँ पर उग्रवादी दल और उदारवादी दलों के बीच में विभाजन हो गया। उग्रवादियों ने कांग्रेस के सामाजिक आधार का विस्तार किया। उनके प्रभाव से छात्र, युवा तथा महिलाएं भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी। मतलब उग्रवादियों के कारण ही छात्र, युवा और महिलाएं भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी, ये उपलब्धि थी उनकी। उग्रवादियों ने विरोध हेतु बहिष्कार, स्वदेशी, निष्क्रिय प्रतिरोध। तो यहाँ पर ये मेन की है यहाँ पर कि उग्रवादियों ने अपने विरोध प्रदर्शन के लिए क्या क्या यूज़ किया। तो बहिष्कार किया सबसे पहले, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया, निष्क्रिय प्रतिरोध किया। उग्रवादियों ने विरोध हेतु बहिष्कार, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, निष्क्रिय प्रतिरोध, जुलूस, हड़ताल, राष्ट्रीय शिक्षा, ग्रामीण उत्थान, स्वावलंबन, सृजनात्मक कार्य। सृजनात्मक कार्य के तहत होगा कि वो शराबबंदी और ऊंचे नीचे का जो भेदभाव है उसको ख़त्म करना, स्वास्थ्य, सफाई, ये सब सृजनात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। जैसे तरीकों को अपनाकर गांधीवादी कार्यक्रम का आधार निर्मित कर दिया। उग्रवादियों ने ही सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। 1929 में तक कांग्रेस को यह प्रमुख मांग बनी रही कि सबसे पहले स्वराज की मांग किसने की थी, तो उग्रवादियों ने किया था 1929 तक। उग्रवादी और उदारवादियों दलों की नीतियों में अंतर क्या था, तो उदारवादी दल और उग्रवादी दल के बीच इन अंतरों को कार्यविधि में निम्नलिखित अंतर थे। पहला था कि उदारवादी अंग्रेजी शासन के अधीन रहकर आर्थिक सुधारों में पछते थे। उदारवादियों का सिंपल था कि हम अंग्रेजों के अधीन रहेंगे और उनके द्वारा ही वो जो सुधार करेंगे हम उसको मानेंगे। अंग्रेज जो बोलेंगे कि
उनके कार्यों को हम उनके पक्ष में रहेंगे। और वहीं पर उग्रवादियों का मानना था कि नहीं, हमको पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए, किसी भी प्रकार के अंग्रेज़ों के पक्ष में हमको नहीं रहना है या फिर उनके अधीन नहीं रहना है। और उग्रवादी दल यह मानते थे कि देश के आर्थिक क्षेत्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि अंग्रेज साम्राज्य का अंत नहीं होगा। मतलब उनका कहना था कि देश की जो इकोनॉमी है वो तब तक स्ट्रांग नहीं होगी जब तक ये अंग्रेज भारत में शासन करेंगे, और जब ये अंग्रेज जाएंगे तब हमारे जो भारत है वो आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। उदारवादी दल शांतिमय तथा संवैधानिक रास्ता अपनाकर उद्देश्य की प्राप्ति के पक्ष में थे, जो कि बेकार था। तो ये था आपका हिस्ट्री का इलेक्टिव पेपर 9 का पहला टॉपिक, उग्रवादी चरण 1905 से 1918। तो यहाँ से भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं। तो ये हुआ यहाँ पर ख़त्म वीडियो और टॉपिक भी। तो थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट टॉपिक हम आप लोग को दे सकें।